अस्सलाम वालेकुम। आज देख रहे हैं आप, देखते ही देखते क्या हो गया है। और आज सोचा जा रहा था, बड़ी टाइमलाइंस दी जा रही थी कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आर्टिकल 5(1) का हवाला देके प्राइम मिनिस्टर साहब अपने लिए मज़ीद रास्ते खोल लेंगे और मज़ीद रास्ते बंद भी कर लेंगे। एक जो इन्होंने राउंड जीता है, तो हम आपको बता दें कि ये राउंड कैसे जीता है। आइन के ऊपर खूनी वार किया है खान साहब ने, और इसके लिए उनको मिलिट्री डिक्टेटर का ना स्टेटस ज़रूरी था, ना उनके पास, ना उनके बदन पे यूनिफॉर्म ज़रूरी था। उन्होंने सिर्फ सोच रखनी थी और वो सोच हमें नज़र आ गई। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये पहले जमहूरियत पसंद या जमहूरियत पर की बुनियाद पर आए हुए नाम नहाद जमहूरी वज़ीर आज़म जो थे, उन्होंने 195 जो नेशनल असम्बली में मेंबर्स हैं उनको गद्दार कह दिया है। साबित करने में तो खैर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कह दिया है। पहले तो 2-4 को गद्दार कह के काम हो जाता था, आज तो 195 गद्दार हैं और एक खान साहब वाहिद हैं मुहिब्बे वतन। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप इस वक्त आप तो देख रहे हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने पहली दफ़ा, क्योंकि पहले वो जो था वो डिक्टेटर्स के लिए जिक्र करते थे, आज एक जमहूरी लीडर को उन्होंने कहा है कि वो प्रेडिटर हैं फॉर जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, यानी कि इमरान खान साहब को प्रेडिटर कहा है। लेकिन फिर भी वो अवाम के दोस्त हैं, और अवाम की दोस्ती इतनी है कि IMF ने आज ये कह दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया है कि अब हम आने वाली नई हुकूमत से मुआहदे करेंगे। $2.9 बिलियन आप अभी मजीद दे चुके हैं चीन को इस महीने, और आपको मजीद भी देने हैं। चीन आपका देरीना दोस्त है, लेकिन आपको मुफ्त में ना कर्जा देता है और अपने पैसे वापस चाहता है। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद खान साहब बज़िद हैं कि वो एक सही मुहिम पर हैं, ईमान की राह पर हैं, और अपने जो देरीना दोस्त हैं यानी कि गवर्नर साहब कल फटे हैं, आज अलीम खान साहब फट। जी, घर के भेदी अक्सर लंका ढा देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अब लंका ढाने के ऊपर तैयार नज़र आते हैं। बहुत ग्रेस मेंटेन की है जहांगीर खान तरीन साहब ने, अलीम साहब ने काफ़ी अरसे तक, लेकिन अब उनको गद्दार जब कह दिया है तो जाहिर है वो भी चुप नहीं बैठेंगे। और बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है बकौल अलीम खान साहब के, जिसको वो पब्लिक कर देंगे, और वो चाहते हैं कि ये बावर करा दिया जाए अवाम को कि ये नए पाकिस्तान में कितना खुला तजाद हुआ है और खान साहब की एक्चुअल सोच क्या थी। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे, कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, JUIFA से हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आप जाहिर है दलाइल भी दे रहे थे 67A की तशरीह के हवाले से। अब कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं ज़रा मुद्दे पर आती हूँ, क्योंकि अब जाहिर है फैक्चुअल एक बात हो गई है। कल उन्होंने आर्टिकल 5(1) का हवाला दे के रूलिंग दे दी, और आपको पता है कितनी तेज़ी से रूलिंग दी है। जी सर, ये असद कैसर साहब तो नहीं थे। खैर, डिक्टेशन का मसला यही होता है कि कभी कभार आप बह जाते हैं रूम में, और सर बड़ा क्विकली हुआ कि पहले आर्टिकल 5(1) लगा, फिर किसी और एंगल से देखिए। जी, इसको किसी और एंगल से देखिए। ये लिखा हुआ स्क्रिप्ट था। जी सर। असद कैसर ने पढ़ना था, इसने पढ़ा, यानी ये फवाद चौधरी ने जो कहा वो भी मतलब स्क्रिप्ट पहले से तय था, और इसको असद कैसर ने पढ़ना था। असद कैसर को बगैर हाउस में आए ये पता था कि उसने क्या कहना है। इस असद कैसर की जगह पे इसको अंदर कर दिया, शायद वो आखिरी टाइम पे घबरा गए थे, तो ये हुआ है इसमें। सर घबरा गए थे या अदम एतमाद से डर गए थे? क्योंकि आपने अदम एतमाद उनके लिए रेडी कर हुआ था ऑपोजिशन ने। अदम एतमाद असद कैसर के ऊपर दाखिल हो चुकी थी। अच्छा, ये तो आपने दिखा दिया ना। इससे पहले वाला भी एक क्लिप दिखाइएगा जरूर। अच्छा, कौन सा? आज ये हाँ 28 तारीख वाला क्लिप, जिसमें इसी सूरी साहब ने 160 मेंबर्स के वोट से लीव ग्रांट की है, यानी वो उसके बाद जो है ना वो रूलिंग ये दी है कि ये रेजोल्यूशन जो है इन ऑर्डर है, और इस पे फलां तारीख को 3 तारीख को बहस होगी। 28 तारीख वाला जरा इस पे दिखाइएगा जरा। मैं जरूर निकलवाती हूँ 28 साल वाला तारीख वाला निकालता। सर ये वो वाली बात आप करें जब सवाल हुए थे कि अदम एतमाद कब आप वोटिंग करवा रहे हैं, कब आप वोटिंग करवा रहे हैं, ये जो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था। जी हाँ, ये नहीं 28 तारीख को बाकायदा इसके ऊपर वोटिंग हुई है। अगर नहीं है तो मुझे किसी को कहें, मुझे कोई व्हाट्सएप करे। हाँ भाई, आप व्हाट्सएप ले लें जरा, कामरान मुर्तज़ा साहब से जरा व्हाट्सएप मंगवाएं और ये प्ले करें। ठीक है कामरान साहब, आप मुझे सेंड कर दें, मैं भेज देती हूँ। मतलब कि आपके, मैं बल्कि आपको मेरी प्रोड्यूसर, अच्छा आपके पास मेरी प्रोड्यूसर का नंबर होगा सर, उसको भेज देते हैं अगर। ठीक है, इसको हम हाँ आप भेज दीजिए। ठीक है सर, ये सिर्फ अच्छा चलें, आप वो भेज रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी सर कि कल वाले जो दलाइल हैं, एक तो ये कि इतवार के दिन सुप्रीम कोर्ट इतना अर्जेंटली आती है, सुओ मोटो भी ले लेती है, लेकिन फिर उसके बाद मुलतवी हो जाता है केस। उसके बाद वो कहते हैं कि कोई फैसला नहीं होगा। कल रात को इमरान खान साहब को काबीना क्लीन चिट दे देती है, वो वज़ीर आज़म नहीं रहते। आज 2 नाम भी आ जाते हैं, और मुशावरत भी वो उन्हीं गद्दारों से करना चाहते हैं। ये तो एक मजाक है ही सर, लेकिन इस वक्त काउंट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे
तो क्या ऐसा हो सकता है दलाइल में, आपको क्या नजर आ रहा है? बिकॉज जाहिर है मामला सब्जुडिस्ड है, लेकिन फिर भी आप मौजूद होंगे, तो क्या आप देख रहे हैं कि क्या आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स होंगी? देखिए, मुमकिन तौर पे दो तीन बातें हो सकती हैं ना। या तो इसमें जो सो मोटो लिया है ये नोटिस डिस्चार्ज कर दें और जो पिटिशंस आई हैं इस पॉइंट पे ये डिसमिस हो जाए, ये दूसरी तरफ वालों के लिए आइडियल बात होगी। जी या ये पिटिशन दिलाओ हो जाए और इस नोटिस के जवाब में वो किसी स्टेज पे वापस चले जाएं, कहें कि वो ये चीज़ें गलत हैं और इसके बाद इसके ऊपर जो भी सुपर स्ट्रक्चर है उसको हम जो है वो गिराते हैं और उसके बाद उस स्टेज पे जाइए और वहां से शुरू करिए, ये हमारे लिए आइडियल सिचुएशन होगी। तो बज़ाहिर जो है वो अगर हम आर्टिकल 69 का जो है ना वो हर्डल क्रॉस कर लेते हैं तो इसके बाद जो है ना ये जो कुछ भी सूरी साहब ने उस दिन किया है वो गलत है। उसमें 69 का जो हर्डल है वो सिर्फ वो प्रोसीजरल है। वो इरेगुलरिटीज अगर होंगी तो उसको जो है ना वो उसमें जो है ना कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। ठीक है। मगर जहाँ पे इलीगलिटीज होगी, दस्तूर की वायलेशन होगी, तो जाहिर है कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट दस्तूर की, उनका बुनियादी काम जो है वो इसको इस दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ है। और कहीं पे दस्तूर वायलेट हुआ है और इस तरह से ये आपको ये पता है कासिम सूरी साहब बलोचिस्तान पीटीआई बलोचिस्तान के सदर हैं, जी सर। ये आपके इल्म है? जी सर। जी, ये जब तंजीमें इन्होंने तोड़ी थी तो उसके बाद जो है ना लुक आफ्टर चार्ज इन्होंने इसको दिया हुआ है, तो वो डिप्टी स्पीकर बन ही नहीं सकता। तो ये डिप्टी स्पीकर साहब यानी सर इनके पीटीआई ऊपर के एक केस भी है ना जिसमें स्टे प्रोविंशियल ऑर्डर लिया हुआ है इन्होंने, वो केस भी कहीं नहीं पहुंचा, वो केस में भी कितना डिले हुआ है, स्टे पे ये चल रहे हैं। केस के बारे में कमेंट नहीं करता, किसी स्टेज पे मैं भी इनका वकील रहा। अच्छा सर आपसे भी गलतियां बड़ी हुई हैं। सर आप लोगों से ये भी गलती हुई कि आर्टिकल 5(1) आप लोगों ने प्रीएम्प्ट नहीं किया। सरप्राइज तो बहरहाल इमरान खान साहब ने अपने आपको दिया है सर। आर्टिकल 5 जो है ना वो देखिए लॉयल्टी टू स्टेट्स, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। हाँ। ये या तो मैं लॉयल हूँ स्टेट का या लॉयल नहीं हूँ स्टेट का। अच्छा इसका कोई कॉन्सिक्वेंस लिखा नहीं है। अच्छा। मगर ये मैं स्टेट से लॉयल हूँ या लॉयल नहीं हूँ ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इसकी बाकायदा एडजुडिकेशन होगी तो कहा जा सकेगा ना हाँ। कि मैं लॉयल हूँ या लॉयल नहीं हूँ। अदरवाइज प्रिजम्पशन यही है कि हर शहरी जो है वो लॉयल है टू द स्टेट, क्योंकि इस मुल्क में रहता है, इस मुल्क का खाता है, इस मुल्क में सब कुछ उसको सहूलतें हासिल हैं। और वो उन लोगों के बारे में उन्होंने कह दिया कि लॉयल टू द स्टेट नहीं है जो इस मुल्क के पार्लियामान के जिम्मेदार हैं और मेजॉरिटी होल्ड कर रहे हैं उस वक्त। हाँ ठीक है। अच्छा न्याजी साहब ने मैं भी ज्वाइन किया, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, क्योंकि घर के भेदी ये भी रहे हैं। आज तो काफ़ी भेदियों ने तो लंका ढा दी है, आपने भी काफ़ी अरसे से कहा है, और आपका बल्कि मुझे 4 दिन पहले का एक कमेंट याद है जब सब कह रहे थे कि इमरान खान साहब जा रहे हैं, तो आपने कहा इमरान खान इज़ नॉट फिनिश्ड येट, ही इज़ नॉट डन येट। किस बुनियाद पे कह रहे थे सर आप? इसलिए कि मुझे इमरान खान साहब को जानने का जो बेनिफिट है भाला वो उसको इस्तेमाल कर रहा था। मैं उसे अच्छी तरह जानता था और उसके जो जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उसके जिससे जितने अज्जाए तरकीबी हैं जिसकी उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रक्चरिंग हुई है, तो मुझे 100% यकीन था कि ये बिल्कुल टफ टाइम देगा। और लेकिन एक बात जो है मैं समझता हूँ और वो भी मेरे इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है जी सर, कि इनको पीछे से मुझे लगता ही है कि इमरान अकेला नहीं है। अच्छा। somehow ये अपनी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ताकत कहीं किसी और सोर्स से भी ले रहा है। सर तो न्यूट्रलिटी पर सवाल उठा रहे हैं आप न्यूट्रलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। देखो जी, अब ये भी इमरान खान को क्रेडिट देंगे पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कि वो जिसको कहना चाहिए कि अब मैं क्या करूं कि पाकिस्तान के इदारों में पहली दफा शायद उसी वजह से हल्की सी दरार आई हो। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब तो जानते नहीं जानते, लेकिन इदारे में एक आध बंदे को जरूर पता है कि इमरान खान के साथ उनका भी जाना बन गया है। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब अकेले जाएंगे। अच्छा सर, वो 10 साल का प्लान मतलब मुतासिर हो गया ना, वो 10 साल का जो प्लान बनाया था। 10 साल क्या पता नहीं वो ये तो इंसान को कहता है ना कि आप प्लान करते हो अल्लाह ताला उसको जो है डिस्पोज करता है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। प्लान तो पता नहीं कितना था कितना नहीं था, यकीन है मुझे तो ये कि लेकिन जो पाकिस्तान से खिलवाड़ हो रहा है ना, मैं ये मुझे तकलीफ हो जाएगी। कोई बंदा इस इंतहा पर जा सकता है कि जहाँ पे जो सेंसिटिव एरियाज हैं, मैं हमेशा इनको कहता था जी, 4 साल पहले भी कहता था, 3 साल पहले भी कहता था कि आप बेनजीर नवाज शरीफ सबको भूल जाएंगे।
जब इमरान खान से वास्ता पड़ेगा। अभी इसने वज़ीर आज़म बनने का हल्फ नहीं लिया था, मैंने कहा ये आप उसको उनको भूल जाएंगे। और ये बंदा जो है इस इंतहा तक जाएगा कि आपके तस्वर में नहीं है। ये मेरे कई दफा एस्टेब्लिशमेंट के कई लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली में से बात करते थे, तो अब मुझे उनको मैंने ये बात असबर करवा दी थी। मैं कहा याद कर लो कि ये बंदा जब आपको टकरेगा तो ये आप और दूसरी कई दफा। नियाज़ी साहब सॉरी मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, वापस आते हैं नियाज़ी साहब आपके पास। जी एंड फाइनली वी आर बैक विद गूंज। हमारे मेहमानों ने बहुत पेशेंस दिखाई, उनके बहुत शुक्रिया। मैं वापस आती हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब, क्योंकि नियाज़ी साहब की तो बात हो गई। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने वो वीडियो भेजी है, इसकी क्या अहमियत है, आप पहले अगर बता दें तो फिर मैं इसको प्ले भी करूँ। ये 28 तारीख वाली वीडियो जरा देखिएगा। 28 तारीख को जो लीव ग्रांट हुई है, लीव ग्रांट आज एक ये सवाल पैदा हुआ था और शायद ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इस वीडियो से वो एक्सप्लेन हो जाएगी। चले मैं वीडियो पहले प्ले करती हूँ, मैं वीडियो प्ले करती हूँ। 161 लोगों ने वोट किया था जी, जब वोट किया था तो ये प्रॉपर्टी बन गई हाउस की। ठीक है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपका भी क्योंकि एक बड़ा लीगल बैकग्राउंड है, मैं चाहूंगी आप भी जरा इस पर रोशनी डालिएगा। जो कामरान मुर्तज़ा साहब बात कर रहे हैं, स्पेशली ये जो 161 वोटों वाली बात है, आप इसको सेकंड करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। और यहाँ तक के प्रोसेस जो है, जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा था, उसमें एज सच कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रह जाती और वो रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो चुकी है। और मैं बिल्कुल कामरान साहब से इस पे एग्री करता हूँ इस पॉइंट पे। और लेकिन आगे भी जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसमें भी उन्होंने सारा प्रोसेस कंप्लीट करके बिल्कुल एट द लास्ट डे, एट द लास्ट मोमेंट, उन्होंने एकदम आर्टिकल 5 का रेफरेंस दे के उन्होंने ये बात कर दी। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि अगर 5 की बात आपने करनी है तो काइंडली 5 की बात आप इस तरह से करें कि आप 5 के साथ 5(1) भी पढ़ें और 5(2) भी पढ़ें, दोनों को मिला के पढ़ें ना, तो फिर पता चलेगा कि आपकी ओबीडियंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कितनी लाजिम है। और सर 5(2) के बाद फौरन आर्टिकल 6 शुरू हो जाता है। कह रहे हैं कि उसके बाद 5(1), 5(2) ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन और 5(3) जो है वो डिसओबीडियंस, उसके अंदर क्या आर्टिकल 6 पे क्या सजा आती है। तो अपने मतलब का थोड़ा सा एक निकाला। और मैंने जो भी जजमेंट्स पढ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो आर्टिकल 5 को पूरे को मिला के पढ़ रहे होते हैं कि जहां पे लॉयल्टी टू द स्टेट है, लॉयल्टी टू द स्टेट गारंटी तब होती है जब आप ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार करते हैं। और यहाँ पे ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रही है कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 95 के नीचे इनिशिएट हो चुका है, उसका प्रोसेस डिफाइंड है, उसके ऊपर पूरा काम हो चुका है। बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट, जहां पर बिल्कुल समझते हैं कि आप नंबर गेम में लूज कर गए, आप एक स्पीकर की मिली भगत से और एक आफ्टर थॉट प्रोसेस के तहत आप बिल्कुल उसको साथ में मिला के पूरे के पूरे प्रोसेस को आप सेट असाइड कर देते हो। तो ये तो क्लियर वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। तो रांझा साहब, आपकी दानिश में आपको क्या लगता है कि लास्ट मिनट प्लान चेंज हुआ है, आर्टिकल 5(1) वाज़न्ट इन द ग्रैंड प्लान ऑफ थिंग्स और ये अचानक से इनकॉर्पोरेट किया गया है? कोई ब्रेन चाइल्ड किसका नजर आता है आपको ये? देखिए, मैं इस पे ब्रेन चाइल्ड तो मुर्तज़ा साहब भी बैठे हैं, तो ब्रेन चाइल्ड तो मुझे ये ज़्यादा ज़ाहिर उनकी लीगल टीम में बाबर अवान साहब जो हैं, जो कि ख़ुद मुशीर होने के बाद भी हाई कोर्ट के फ़ैसलों की तौहीन अदालत करते हुए भी बिल्स पे साइन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बाबर अवान ही वो शख्स है जिसने ये राय भी दी होगी। और उनके साथ फवाद चौधरी साहब ने भी, जितना को उनका कानूनी है, उनका एक्सपीरियंस और तजर्बा, इन दोनों ने मिलके ये सारा मेरा जहाँ तक ख्याल है, हो सकता है मैं दुरुस्त भी ना हूँ, लेकिन फिर मेरा ख्याल है कि ये मोहसिन साहब, लेकिन वो सरप्राइज देने में कामयाब हो गए ना, आपको वो सरप्राइज देने में तो आपको कामयाब हो गए। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट उस तरह की रूलिंग नहीं देता जिस तरह की आप चाहते हैं, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट अपने उसमें खुद इख्तियार रखता है, लेकिन फिर भी क्योंकि आज हम सुन रहे थे, बल्कि कामरान साहब आप इस पर जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि इतवार को खुला कोर्ट, उसके बाद जनाब वो सुओ मोटो भी हो गया और हमें पता है कि हमने सुओ मोटो नोटिस की कितनी क्रिटिसिज्म भी किया है पिछले लोगों पर। ये बताइएगा कि अब ये जो सादिक भी हैं और अमीन भी हैं और अब ये आइन के तहत जो है बाकी सब गद्दार हैं, तो ये क्या आगे आपको सिलसिला नजर आता है? और स्पेशली अटॉर्नी जनरल के हवाले से, क्योंकि कल तो वो दलाइल भी देंगे, कल तक वो कह रहे थे धज्जियां उड़ा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कल उनके दलाइल भी वही देंगे। तो मैं इस पे भी हैरान हूँ। मैं बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं अटॉर्नी जनरल साहब, और इस मामले को डिफेंड करना
उनकी जगह पे शायद मैं होता, रांझा साहब होते, तो हम रिजाइन करके जो है वो सॉरी सॉरी कह के पीछे हो जाते कि नहीं, इस सूरत हाल में हम जो है ना इन मामलात में साथ नहीं चल सकते। देखिए ये सूरी साहब जो है ये इनके डिप्टी स्पीकर होने के साथ साथ बलूचिस्तान की जो पार्टी है इनकी पीटीआई उसके सदर हैं, इलेक्टेड नहीं है, बनाए गए हुए सदर हैं जब इन्होंने तंजीमें तोड़ी जी। तो उन्होंने वही काम किया है जो एक सदर जो है वो एक सूबे की पार्टी का वो कर सकता है, और वो भी इलेक्टेड ना हो। इलेक्टेड को तो वोट लेके आना पड़ता है, सिलेक्टेड है ये भी। और उन्होंने वो ऐसी हरकत की है कि मेरा ख्याल है कि दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किसी ने नहीं किया होगा। वो आप कह रही थी कि अवान साहब में और चौधरी साहब में किसने किया, मेरा ख्याल है टास्क करना पड़ेगा कि दोनों में से ये किसका जो ना लेकिन सर आपको लगता है कि ये प्लान ऑफ स्ट्रैटेजी था? मतलब आप, मुझे तो ये लगता है क्योंकि जब तक वो तरले मिन्नतें कर रहे थे या कम से कम गद्दारी के तमगे दे रहे थे अपने इनहराफ मुनर्रिफ अराकीन को, तो तब तक तो आई थिंक प्लान कुछ और था, उस वक्त सरप्राइज कुछ और था, और ये एंड में, मतलब एम आई रॉन्ग टू कंक्लूड दैट? बिल्कुल, ये एक दिन पहले बना है और उसमें असद कैसर साहब शरीक थे, ये सूरी साहब नहीं थे, क्योंकि नाम देखिए ना कैसर का। वो सारा स्क्रिप्ट जो है ना वो लिखा गया कि चौधरी साहब आएंगे, फवाद चौधरी साहब वो इस तरह से कहेंगे, असद कैसर बैठा होगा वो ये कहेगा। वो इंसिडेंटली पता नहीं उनको कोई प्रॉब्लम हो गया होगा लास्ट मोमेंट पे, या वो डर गए होंगे किसी बात से, तो इनको आगे भिजवा दिया। फिर उनकी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी सूरी साहब की, जो वो बैठे हुए और किस स्पीड में जो है ना 100 की स्पीड में जा रहे हैं वो पढ़ते हुए, और उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उधर से जो है ना वो ऑब्जेक्शन रेज हुआ, और ऑब्जेक्शन के साथ ही इन्होंने जो है ना इरशाद फरमाना शुरू कर दिया, लिखा हुआ पढ़ना शुरू कर दिया, नाम भी असद कैसर का, क्योंकि स्क्रिप्ट में जो ना असद कैसर का नाम लिखा हुआ था। चलें, अब ये स्क्रिप्ट है कि अच्छा, हाँ जी जी मुर्तज़ा साहब, बाद में जो रीजन आई है उसमें ऊपर इनके साइन है और नीचे असद कैसर के साइन है। अब जब किसी के साथ आप कंकर कर रहे हैं, तो कंकर करते हुए जब आप मौजूद ही नहीं है, जब आपने आपने कुछ देखा नहीं है, जब आपने कुछ सुना नहीं है, आप कंकर कैसे कर रहे? वो उसको मीट विद करने के लिए, वो जो जख मार ली हुई थी, जो गलती हो गई हुई थी, उसको मीट विद करने के लिए फिर उनको कंकर करने वाला बनाया गया, नीचे 2 लाइनें लिख के, और उसके बाद उनसे साइन करवाए गए। चलें सर, ये बड़ी, मतलब इसमें भी बड़ी अक्ल चाहिए होती, नकल के लिए भी सर। लेकिन ये बता दीजिएगा कामरान मुर्तज़ा साहब, कल जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होंगी, और जाहिर है कि सब आंखें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर है, उनसे उम्मीद है कि आज वो आइन की तशरीह सही कर दें, बचा लें आइन को। अब ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि 63A की इंटरप्रिटेशन के लिए फवाद चौधरी साहब पहले कहते थे जी कानून डिसाइड करेगा, फिर अब वो कह रहे हैं जी ये तमाम तर चीज़ें जो डिसाइड होंगी सड़कों पर। आप लोग पहले कहते थे जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ तशरीह दे सकता है, फैसला नहीं दे सकता, आज आप फैसले की उम्मीद कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तजाद तो नजर आता है। आपको क्या लगता है 63A की तशरीह में और इसमें क्या फ़र्क है बेसिक? नहीं वो जो हम ओपिनियन की बात करते थे वो रेफरेंस पे ओपिनियन की, वो जो आर्टिकल 186 में आया था कि वहाँ ओपिनियन दिया जा सकता है, वो इन्होंने ओपिनियन मांगा था कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, या सिर्फ सीट की जो ना वो सीजर की हद तक मामला जाएगा, वो सिर्फ उस हद तक जो है ना हम ओपिनियन की बात करते थे। यहाँ तो सो मोटो लिया गया है, और इस एक्शन के खिलाफ रेगुलर पिटीशंस भी आई हैं, पार्टीज की भी, सुप्रीम कोर्ट बार की भी, अपोजिशन लीडर की भी, ये सब पिटीशनें इकट्ठी हैं, और उस पर सेटिंग असाइड मांग रहे हैं उस रूलिंग का जो कि सूरी साहब ने जो है दिया है, और जिस पे नाम जो है असद कैसर का लिया गया। ठीक है सर। रांझा साहब, आप क्या समझते हैं कि कल जो है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतनी जाहिर है कि बहुत प्रेशर भी है और सब्जुडिस मैटर है, मैं नहीं चाहती कि आप उस पर बात करें कि वो क्या करना चाहिए या क्या करेंगे, लेकिन जो अर्जेंसी नजर आई थी कि इतवार को दफ्तर खुला, फिर सुबह मोटो हुआ, फिर कल एक शाम में बैठक हुई, उसके बाद आज की तारीख दी गई, और आज भी ये मामला हल हो सकता था, लेकिन अब उन्होंने कल 12 बजे डाला, फिर 9 बजे कर दिया, तो अर्जेंसी ऑफ द मैटर तो फौरी है। और आपको क्या लगता है कि या ये तमाम चीजें रिवर्ट हो जाएंगी अगर उन्होंने सिर्फ इनकी रूलिंग को गलत करार दे दिया तो कासिम सूरी साहब की? देखिए, पहली बात 2-3 चीज़ें इसमें बहुत अहम हैं। एक तो वो रूलिंग है यकीनी तौर पे जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये किया, और अभी न्यूज़ भी ये आ रही है कि उस जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ जिसका हमने बायकॉट कर रखा था, और हमारा उसके पीछे एक प्रिंसिपल स्टांस ये था कि माजी में जितनी भी लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने की है, बिलखसूस इलेक्शन एक्ट के बीच में जो तरमीम की गई थी, उसके बीच में इन्होंने जो रूल्स थे और जिस तरीके से हमारे जो उसमें
हमने उस पर जो एतराज़ात लगाए थे अपनी स्टैंडिंग कमेटी के बीच में, उनको गवर्नमेंट ने कंसिडर नहीं किया। तो उस बुनियाद पे और जो तरामीम दी थी उस पर भी नहीं किया, और जिस तरीके से पूरे प्रोसेस को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और बाकी जो अदारे जिन्होंने इलेक्शन कराने उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया, कि उसके बाद हमने एक एतराज़ खड़ा किया कि हमने इनकी किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होना। और उसके बाद फिर कौमी सलामती काउंसिल की जो मीटिंग थी ये भी जब आई, तो इसका भी हमारा यही मौक़िफ़ था जॉइंट अपोजिशन का कि हम कौमी सलामती काउंसिल की मीटिंग में नहीं जाएंगे। तो ये तकरीबन दूसरी या तीसरी गालिबन मीटिंग थी जिसके बीच में अपोजिशन ने शिरकत नहीं की। ये उसी का तसलसल जारी था और बीच में फिर ये मामला आ गया। और इस मामले में भी देखिए एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि एक तो ये 4 मेंबरान या चंद मेंबरान का सवाल नहीं उठता, ये पूरी कौमी असम्बली के वो तमाम मेंबरान हैं जो अदम एतमाद की तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का और रजीम चेंज का प्लान है। तो आप 197 या 200 या जितने भी लोग हैं जो आपको अदम एतमाद में हुकूमत के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ जा रहे हैं, आप उन सबको एतमाद में लेते तो इनके पास मौका मौजूद था स्पीकर साहब के पास कि ये असम्बली के इजलास में अदम एतमाद के दौरान इनके पास डिस्कशन की भी सहूलत जो थी वो मौजूद थी, रूल्स इनको इजाज़त देते थे। तो ये डिस्कशन के लिए सबको बुलाते और डिस्कशन के दौरान ये तमाम मेंबरान के आगे, जितने भी कौमी असम्बली के तमाम पूरी असम्बली के आगे सारा मामला रखते और हर मेंबरान को कहते, क्योंकि जाहिर है सब ने वोट देना है, 2-4 ने तो वोट नहीं देना। आप 2-4 जाएंगे मीटिंग के बीच में, वो बाकियों को किस तरह मुतमिन कर सकेंगे। तो असल तरीका ये था कि पूरी असम्बली के सामने वो लाते और डिस्कशन के बीच में वो कर सकते थे, उन्होंने वो नहीं किया। तो जो ये प्रोसेस है जिसकी तरफ वो जा रहे हैं, ये प्रोसेस को आप अगर जोड़े अदम एतमाद के साथ, और अदम एतमाद को वो ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद जो है वो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, तो जो कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया वो कौमी सलामती कमेटी तक उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए था, बल्कि पूरे ऐवान को उसके बीच में बुलाना चाहिए था और पूरे ऐवान का इन कैमरा होना चाहिए था। तो ये उन्होंने एक बुनियादी गलती की है। उसके साथ साथ फिर दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के हवाले से अभी तक जो ज़राए की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो वहाँ पर एक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं की गई पेश, कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं दी गई कि जिसके बीच में ये साबित हो चुका हो कि जी यहाँ पे वाकई कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी मौजूद है। तो अब अगर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उस एक जो अभी अंदर की कार्रवाई है जिसके अंदर कोई भी नहीं, देखे ना, मैं कंडेम्ड अनहर्ड तो नहीं हो सकता, मुझे सुन के ही आपने कंडेम करना है ना। एक आपके रूल्स हैं, एक आइन के रूल्स और एक खान साहब के रूल्स हैं, उनसे तो कैसे जाते हैं जी। कामरान साहब, आई जस्ट वांट टू वेरी क्विकली रैप अप दिस। आप बताइए कि क्या उम्मीदें लगानी चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, व्हाट आर द पॉइंट्स आप रेज करेंगे या हुकूमत को रेज करने चाहिए, और उम्मीद क्या है सर, और क्या ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा सर, जो सब कुछ हो रहा है उसके बाद समरी, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, फिर असेंबली तहलील? जी, उम्मीद बेहतरी की है वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट बुनियादी तौर पे दस्तूर की कस्टोडियन है, और अगर उन्होंने दस्तूर नहीं बचाना तो फिर किसी और ने भी नहीं बचाना। हम सब उनके साथ खड़े हैं इस दस्तूर को बचाने में। जहाँ पे भी ये इसको सबवर्जन होगी, जहाँ पे भी दस्तूर की वायलेशन होगी, हम सारे उनके साथ शाने से शाना मिला के खड़े हैं। इस वक्त सिर्फ दस्तूर को बचाने का मामला है, और जब दस्तूर बच जाएगा, जरूरत भी तो आपको पता है कि ऐसे ही मौकों पर आती है, फिर हम कैसी उम्मीद करें सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट या बाकी अदालतों के हवाले से दस्तूर का जो साबका रिकॉर्ड है वो कोई अच्छा नहीं रहा, मगर अब जो है ना ये वक्त आ गया है 74-75 साल गुजरने के बाद इस मुल्क में कि हम सारे दस्तूर के साथ जो है ना वो खड़े हो जाएं। जहाँ पे भी गलत हो, जो भी गलत करे उस गलत को गलत कहें और गलत करार दें। सर, करार दे दिया तो क्या हर चीज रिवर्स हो जाएगी? बिकॉज बहुत क्विकली हर चीज हो गई है, क्योंकि असेंबली तहलील हो गई है, काबीना ने प्राइम मिनिस्टर को लीव दे दी है, फिर वो 1-2 नाम आ गए हैं सामने, तो मतलब ये बहुत क्विकली चीजें हुई हैं, तो क्या ये सब रिवर्स हो जाएंगी? देखिए, अब फैसला क्या होता है उस बारे में ज्यादा तबसरा नहीं कर सकते, मगर उन्होंने साथ कह दिया है कि जितने भी आर्डर होंगे बाय द प्रेसिडेंट और बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस पिटीशन होंगे। ठीक है, न्याजी साहब हैं हमारे साथ? हाँ न्याजी साहब, इसको जरा आप इख्तिताम पजीर कर दीजिए इस प्रोग्राम का। आपको मैं एंड देती हूँ, आप बता दीजिए क्या होगा एंड। आप भी एंड में बता दें कि एंड क्या होगा इसका, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा? जो आपको इतनी एक्सपर्ट जो ओपिनियन आई है बिल्कुल सही है, और ये देखें ये कोई छोटा क्राइसिस नहीं है। मेरे नहीं ख्याल के पाकिस्तान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में इससे बड़ा कोई क्राइसिस फेस किया है। वास्तवाद रखते रहे उसको छोड़े, मारे बोली, वो तो आके वो तो आइन को कागज पता समझते रहे, लेकिन जमहूरी हुकूमत में जस्टिस मुनीर ने 35 का एक्ट जो के जब
डिक्लेरेशन 1947 का आजादी का तो सीज हो गया था, वो उसको स्थगित कर दिया गया था, उसको यूज करके खालिद नाज़मुद्दीन की गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया था। उसके बाद मेरे ख्याल में ये कोई उससे भी घिनौना जुर्म किया है कि आपने आईन को पार्लियामेंट के अंदर तोड़ा है, बल्कि उसका तमस्कर उड़ाया है। और आप सुप्रीम कोर्ट की आज ऑब्जर्वेशन हैं जिसमें से ज़्यादा इतना टाइम नहीं था कि कामरान साहब या राजा साहब इसका जिक्र करते, लेकिन वो सारी ऑब्जर्वेशन तुमने बताई। चले ठीक है जी, गवर्नर साहब भी फट पड़े, अलीम खान भी फट पड़े, और किसने फटना है सर? देखिए बात यह है कि खान साहब जो हैं जो वो करते हैं वो जायज़ है, बाकी जो करते हैं वो नाजायज़ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस को छेड़ दिया है। उन्होंने सूबाई जमातें जो कि वहाँ पे पूरी ग्रिप से बैठी हुई हैं, सूबों में अक्सरियत रखती हैं, आवाम उनके पीछे, आप उन सबको गद्दार डिक्लेयर कर दिया। और इमेजिन करें कौन डिक्लेयर कर रहा है उठ के? फवाद चौधरी। अब फवाद साहब किस तरह से हमें गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं इस बारे में क्या बात करूं? वो तो मेरे ख्याल से हामिद खान साहब बेहतर बताएंगे कि कौन गद्दार है कौन नहीं है। हाँ। लेकिन मतलब ये इस मुल्क में ये क्या हो रहा है? लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने तो मांग लिया ना ये आइन और कौन? बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि हमें आप डिक्लेयर करें ना कि हम नहीं है ट्रेटर या गद्दार, या फिर डिक्लेयर करें कि हम कैसे गिल्टी हैं। ये बात तो आप लोग भी इसी पे खड़े हैं। बिलावल साहब स्पीक्स फॉर यू आल्सो। देखिए बिल्कुल हम इस बात पे खड़े हैं। इस हुकूमत ने पाकिस्तान की पिछले 3 सालों में, मैं आज यकीन हो गया कि खान साहब का जो भी एजेंडा था वो ये था कि पाकिस्तान का जो है पूरा इसको डिसइंटीग्रेशन की तरफ लेके जाना, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, इसको फेल्ड स्टेट बनाना। ये बंदा वाकई एक एजेंडे की तरफ से आया था और ये एजेंडा अपना पूरा एक्सिक्यूट। पंजाब में आप उम्मीद करें कि ऐसा नहीं होगा दोबारा? मतलब पंजाब में आप लोग मनवा लेंगे, अपनी मेजोरिटी दिखा सकेंगे? क्या आपको लगता है वहां पे भी कोई होगा गेम? इंशाल्लाह ताला जी हमारे पास मेजोरिटी है, हमारे पास। सर यहाँ भी थी, फिर क्या हुआ? सरप्राइज हो गए आप। अच्छा मुर्तजा साहब, वेरी लास्टली हमारे पास है। आप ठीक है मुर्तजा साहब ये बता दीजिएगा ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? मतलब आइन की सबवर्जन, ये तमाम तर चीजें, मतलब आपको क्या लगता है? मतलब उनको प्राइम मिनिस्टर बनना पसंद था, उनको एम्बैरस नहीं होना था, अपनी ईगो को बचा रहे थे। आपने कहा था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ जाएंगे, क्या वो सुन लिया था उन्होंने कि केसेस उनके खिलाफ तैयार है? क्या वजह नजर आती है आपको? देखिए इसमें हम तो, मैं मोहसिन रांझा साहब, हम तो सारे पार्टी से मुतल्लिक है ना, तो हम हमारी राय जो है ना वो शायद तासुब का शिकार हो। इनके बारे में हकीम सईद साहब ने क्या कहा था, इनके बारे में डॉक्टर इसरार ने क्या कहा था, छोड़ दीजिए कि नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, जरदारी साहब क्या कहते हैं, रांझा साहब क्या कहते हैं, न्याजी साहब क्या कहते हैं। वो तो मोहतरम लोग थे ना, हमसे बहुत मोहतरम लोग थे, डॉक्टर इसरार साहब, हकीम सईद साहब। तो उन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ कह दिया था। ये मुल्क को ख़राब करने के लिए आए थे। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है इस मुल्क को ख़राब करें। जितना वो 3 साल 3.5 साल में बेड़ा गर्क कर सके थे उन्होंने बेड़ा गर्क किया। उसके बाद जाते जाते ना वो आइन के साथ खेलते हुए गए हैं, और उसके बाद हम सारे आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए दस्तूर के हवाले से, और फिर 7 लोगों को कह रहे हैं कि आओ उनके घरों पे जाओ। मतलब वो ऐसी लड़ाइयाँ और ऐसे फसाद जो है ना ये जन्म देने जा रहा है ये शब्द, कि उसके बाद जो है ना वो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। लोग एक दूसरे को खुदा न खास्ता इस सियासत के नाम पे जो है ना वो मारना शुरू कर देंगे। कभी कहते हैं कि वहाँ रिश्ते ना करो, वेरी इररिस्पॉन्सिबल। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल आई हैव टाइम फॉर। कामरान मुर्तजा साहब, बहुत आपने सीरियस बात की, जाते जाते उसी सीरियस नोट पे, क्योंकि आज हमने देखा कि जो गुलबर्ग में होट पे सारे इत्तेहादी ठहरे हुए थे, जो इत्तेहादी हैं अपोजिशन के, उसमें अलीम खान साहब भी शामिल थे, वहाँ पर धावा बोल दिया कुछ जवानों ने, नौजवानों ने खान साहब की आई थिंक तायद में। लेकिन इट्स इलीगल, अनरीजनेबल एंड इनह्यूमन। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए और इसको जहाँ तक रोका जा सके रोकना चाहिए। और अगर आप लोग सुन भी रहे हैं नौजवानों, तो प्लीज़ ज़रा अपने अकल और फहम को इस्तेमाल कीजिए। ऐसे रोड पे निकल आने से, किसी को बुरा कह देने से कोई बुरा हो नहीं जाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू टुमारो।